पांसना डैम कमांड एरिया में रहने वाले सभी भाई बहन, उनके रिश्तेदार, दोस्त, उनके जानकार और उनके सभी शुभचिंतकों को मेरी ओर से नमस्कार। आज पुनः हम पांसना डैम के बारे में विस्तृत बातें करेंगे ताकि सबको ये समझ में आए कि पांसना डैम का क्या इतिहास रहा है और क्यों नहीं उससे नहरों में पानी खोला जा रहा है। क्या ये वास्तव में आवश्यक है नहरों में पानी नहीं खोलना या केवल ये उदासीनता का एक नतीजा है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि पांसना डैम की जो प्लानिंग है वो 1977 में शुरू हुई, लेकिन 1996-97 तक इसमें कोई बहुत ज़्यादा काम नहीं हो पाया क्योंकि फंड्स अलॉटमेंट शायद सरकार के पास कंस्ट्रेंट रहते होंगे। तो लेकिन इसके बाद में एक बड़ा जोरदार मैंने एक रिपोर्ट देख रहा था मैं 2005-06 की वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की 5-6 की रिपोर्ट में ये लिखा है, उसके पेज 9 पर लिखा है कि एक्सेलरेटेड इरिगेशन बेनिफिट प्रोग्राम के तहत इसको इंक्लूड किया गया। और एक्सेलरेटेड इरिगेशन बेनिफिट प्रोग्राम सरकार ने क्यों शुरू किया? ये इसलिए शुरू किया कि उस समय वर्ष 96-97 तक 502 भारत में ऐसे प्रोजेक्ट थे जिनमें पार्ट में कुछ पैसा लगा दिया गया था, परंतु और पैसा नहीं लगा ये जाने के कारण उनका जो लाभ था वो लाभ नहीं मिल पा रहा था। तो इसके मुख्य रूप से 2 उद्देश्य रखे गए। पहला उद्देश्य था कि टू एक्सेलरेट ऑन गोइंग इरिगेशन प्रोजेक्ट, कि उन एक्सेलरेशन मतलब कि उसको तेजी लाए, उनको संपादित करने में, उनको पूरा करने में तेजी लाए। और दूसरा टू रियलाइज बल्क बेनिफिट्स फ्रॉम कंप्लीटेड इरिगेशन प्रोजेक्ट, कि जो इरिगेशन प्रोजेक्ट पूरा हो जाएगा उससे उसको बेनिफिट मिले, लोगों को बेनिफिट मिले। तो ये इसके मुख्य उद्देश्य थे। पहला कि उसको जल्दी किया जाए, दूसरा कि उससे बेनिफिट लिया जाए। अब पांसना डैम का भी इस ही स्कीम में इंक्लूडेड था और इस स्कीम में वर्ष 96-97 से लेकर वर्ष 2004-05 तक भारत सरकार की ओर से राजस्थान सरकार को करीब 1526 करोड़ रुपए की ग्रांट मिली। और ये पांसना डैम का जो 125 करोड़ रुपया है ये भी शायद अधिकतर पोर्शन उसी से मिला होगा। तो हमारा जो सरकार की जो उद्देश्य था, जो ये 5 5 ईयर प्लान थे उनमें इंक्लूडेड था और उसमें ये इस मंशा से किया गया कि इसको जल्दी किया जाए और इससे लाभ हो। लेकिन अब देखो कि पिछले 13 साल से इसको बनने के बाद में नहीं खोलना, क्या जो सरकार की इस मंशा है उसके विपरीत कार्य नहीं है? इसको कौन देखेगा? तो ये एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है। दूसरा, अगर इस रिपोर्ट को आप भी डाउनलोड कर सकते हैं, इसके पेज 11 में दिया हुआ है कि 4 डैम थे राजस्थान के जिनको इंक्लूड किया। पांसना डैम को 2003 में एंट्री थी और 4-5 में कंप्लीशन दिखाया। पेज 9 पर इरिगेशन एक्सेलरेटेड इरिगेशन बेनिफिट प्रोग्राम क्या थे उनकी डिटेल दी हुई है और पेज 10 पर कितनी ग्रांट मिली है वो दी हुई है। तो अब आप ये समझ सकते हैं कि पांसना डैम कैसे बनाया गया, क्या मंशा से बनाया गया और आज उस मंशाओं का क्या हो रहा है। तो हम सबको इस बात को समझना चाहिए कि पांसना डैम का पानी अविलंब किसानों को उपलब्ध कराया जाना नितांत आवश्यक है और किसान भी इस बात को समझे और सरकार भी इस बात को समझे। इसके बाद हम इसकी कैपेसिटी की बात करेंगे। इसकी कैपेसिटी 2100 मिलियन क्यूबिक फीट है, जिसमें 240 मिलियन क्यूबिक फीट का डेड स्टोरेज है और 1860 का लाइव स्टोरेज है। और इसका जो टोटल कमांड एरिया है वो 35 गांवों में करीब 40,000 बीघा, 9,985 मतलब करीब 10,000 हेक्टेयर है। 1 हेक्टेयर में 4 बीघा होता है। इस प्रकार कुल मिला के 40,000 बीघा इसका कमांड क्षेत्र का सिंचित एरिया है। अब आप सोचें कि ये मंशा से बनाया गया 40,000 जो बीघा भूमि है किसानों की उसको ये सिंचित कर सकता था। इसने सिंचित किया कुछ साल, लेकिन उसके बाद बिना वजह से ये बंद पड़ा हुआ है। तो इसमें सभी को बहुत गहराई से सोचने की जरूरत है कि इसको कैसे आगे बढ़ाया जाए। अब इसको अगर हम लोग देखें कि इससे क्या नुकसान हो रहा है एक समरी के तौर पर, तो सबसे पहले करीब एक सीजन जब होता है फसल का उसमें किसानों को लगभग 100 करोड़ रुपए का नुकसान होता है। नुकसान
असिंचित भूमि और सिंचित भूमि से जो उपज का अंतर होता है उसके आधार पर आप सब निकाल सकते हो कितना सरसों पैदा होती है, कितना गेहूं पैदा होता है, और जो हमारा एनुअल हस्बेंड्री से संबंधित कार्य है वो कैसे प्रभावित हो रहा है। दूसरा, इसमें किसान को जब अब बिना नहर के पानी की खेती कर रहा है तो डीजल और इलेक्ट्रिसिटी खर्च करनी पड़ती है, तो उसकी कॉस्ट बढ़ जाती है। कॉस्ट बढ़ जाती है तो उसको कोई बेनिफिट उसमें से नहीं मिलता है। फिर आप देखिए कि रजिस्ट्री या भेज दोनों कमांड एरिया में सिंचित भूमि के आधार पर ली जा रही है, तो उससे उनकी दोनों की दर बढ़ी हुई है, वो ज़्यादा देना पड़ रहा है। जो भूजल है ज़मीन का, क्योंकि हम लोग ट्यूबवेल से पानी निकाल रहे हैं, ट्यूबवेल से पानी निकालने के कारण भूजल बहुत नीचे जा रहा है, जबकि इंडिया में भूजल की बहुत ही खराब स्थिति है। पशुपालन प्रभावित हो रहा है। लोग अगर इसमें नहर आए तो अच्छी तरीके से पशु रख सकते हैं, काचनी कर सकते हो, रंजका कर सकते हो, चरी कर सकते हो, तो बहुत सारी इस तरह की चीज़ें हैं जिनको कि आप पशुओं के लिए कर सकते हो। रोजगार कम हो रहे हैं तो लोग शहरों में जा रहे हैं। शहरों में जाके अब आप देखिए कोरोना की स्थिति में बेचारों को कितनी परेशानी हो रही है। सब लोग दौड़ दौड़ के अभी आ रहे हैं। कई लोग रौंसी के रहने वाले, हासन में 35 लोग फंसे हुए हैं। वो मेरे से बात कर रहे थे, मेहर साहब ने मेरे से बात की कि इनकी कुछ मदद करो। हम लोग उनकी मदद भी कर पा रहे हैं, लेकिन फिर भी आप देखिए कर्नाटक में आके लोग काम कर रहे हैं। कल करौली के 2-3 लोग यहाँ आए, उनको हम लोगों ने दावनगिरी एक जगह है कर्नाटक में, वहाँ से आया, उनको फिर हम लोगों ने बहुत मदद की, रहने में मदद करी, उनको खाना, यहाँ के जितने भी लोग रेलवे में है उन्होंने खाना खिलाया। तो आप ये देखिए कि कितनी समस्याओं के बीच में आदमी कितनी दूर दूर तक जाके काम कर रहा है और कोई बहुत ज़्यादा पैसा नहीं मिल रहा है, पर इसलिए पलायन हो रहा है क्योंकि वहाँ पर उनको संसाधन नहीं रह गए। फिर असामाजिक गतिविधियाँ बहुत ज़्यादा बढ़ गई। जब रोजगार नहीं होगा तो हर आदमी समझता है कि असामाजिक गतिविधियाँ बढ़ेगी। असामाजिक गतिविधियाँ, युवा खराब हो रहे, युवा स्मैक पीने लग गए, तो ये बहुत एक नेक्स्ट बात है। फिर आप देखो कि भराव क्षेत्र में जब ये खाली हो जाता था तो सब्जियां पैदा होती थी, तो लोगों को ताज़ा सब्जी मिलती थी और जो लोग सब्जी करते थे उनको आर्थिक रूप से समृद्धि मिलती थी। तो वो ये काम अभी, क्योंकि वो पानी उसमें लगभग बहुत समय भरा रहता है, तो इसकी वजह से वो भी नहीं हो रहा है। किसान कर्जदार बन रहा है। सरकार कहती है कि हम ऋण माफ़ कर देते हैं। अरे भाई, ऋण माफ़ मत करिए, आप किसान को इतना समृद्ध बना दो कि किसान को पानी दे दो। किसान के लिए पानी, खेती के लिए पानी ऐसा है जैसे कि आदमी के लिए ऑक्सीजन है। अगर वो ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो आदमी जिंदा नहीं रह सकता। इसी प्रकार अगर पानी नहीं मिलेगा तो वो जिंदा नहीं रहेगा। अब जिंदा जब आदमी बहुत परेशान हो रहा है, आप उसको लोन दे रहे हो, तो लोन देने से क्या लाभ हो? लोन देने से कोई बहुत ज़्यादा बेनिफिट नहीं है। लोन भी दो, लेकिन उसको पानी देना ज़्यादा महत्वपूर्ण है लोन की तुलना में। फिर हम देखें कि व्यवसाय व मजदूरों की हालत भी खराब हो रही है। जब किसानों के पास में, मजदूरों के पास में क्षेत्र में पैदावार नहीं होने की वजह से पैसा नहीं रहेगा, तो आप देखिए करौली, गंगापुर सिटी, हिंडौन, श्री महावीर जी, नांदोती, टोडा भीम, वजीरपुर, गंगापुर सिटी, और इवन मैं तो कहूँगा कि जयपुर, कोटा, या जहाँ जहाँ भी लोग पढ़ते हैं, वो पैसे वो खर्च करते हैं, उन सबको भी व्यवसाय भी प्रभावित हो रहा है। तो ये आप देखिए कि इससे बहुत सारे मल्टीपल नुकसान हैं। और एक और जो नुकसान है वो सरकार की छवि। लोग ये सोच रहे हैं कि सरकार किसानों के लिए कल्याणकारी है, मजदूर के लिए कल्याणकारी है, व्यापारियों के लिए कल्याणकारी है, लेकिन ये क्या कल्याण कि आप 13 साल से लगातार सरकार बदलने के बावजूद भी अगर इस विषय पर ध्यान नहीं जा रहा है तो ये क्या कहेंगे? लोगों की उदासीनता बिल्कुल है, क्षेत्र के लोगों की, पर क्या सरकार की उदासीनता नहीं है? सरकार की भी इसमें उदासीनता है। और क्षेत्र के जितने भी नेता हैं, मैं उनकी जरूर कहना चाहूँगा कि वो भी इसको बहुत ही गंभीर से लें और इस बारे में एक्शन करें। अब आगे अगर हम लोग ये देखते हैं कि भाई ये जो नहर है इससे नुकसान हो गया, कैसे बना, क्या है, सब चीज़ें ठीक है, पर खुल क्यों नहीं रहा? नहीं खुलने के कारण लोग बात करते हैं, वो 4 कारण की बात करते हैं। मैंने आरटीआई में इंफॉर्मेशन ली और सरकार ने लिखित रूप में उसका जवाब दिया कि गुर्जर आंदोलन के कारण नहीं खोला जा रहा है। कितना मजाक की बात है। आप सोचिए, जब गुर्जर आंदोलन हुआ था उस समय रेलें बंद हुई, उस समय हाईवे जाम हुए, उस समय बस बंद हुई, उस समय दुकानें बंद हुई, सब कुछ बंद हुआ, वो सब चालू हो गई। गुर्जर आंदोलन खत्म हो गया बहुत पहले ही, वो सब चीज़ें भी चालू हो गई, लेकिन 5 टाइम नहीं चालू हुआ। ये कितना मजाक है।
आप रेल चालू कर दिया, हमने बस चालू कर दिया, हाईवे चालू कर दिया, गुर्जर आंदोलन समाप्त हो गया, वो उनका पूरा सेटल हो गया, उनको जहाँ रिजर्वेशन चाहिए था वो मिल गया, देवनारायण योजना मिल गई, उनको जितना जो मिलना था वो मिला। और मैं तो कहूँगा कि अगर गुर्जर भाई और भी चाहते हैं और भी लें, हमको कोई किसी को समस्या नहीं होना चाहिए। गुर्जर भाइयों को भी उन्नति हो, इस सब में पूरे क्षेत्र की उन्नति सम्मिलित है, तो हमको किसी को कोई मन में ऐसा नहीं रहना चाहिए कि उनको क्यों ये आंदोलन करना उनका अधिकार है, और बिल्कुल किया। लेकिन वो आंदोलन बहुत पहले समाप्त हो चुका है, और उसके बहाने से अभी भी गुर्जर लोगों को बदनाम कर रहे हैं लोग, और ये नहर में पानी छोड़ने की बात नहीं कर रहे। तो गुर्जर भाइयों का इसमें कोई योगदान नहीं है इस समय, ये केवल उदासीनता है। दूसरी एक बात आती है कि गुडला एरिया में लिफ्ट परियोजना की वजह से ये नहीं हो रहा है, ये भी एक बड़ा जोरदार मजाक है। आप सोचिए कि गुडला लिफ्ट परियोजना जो हमारा 1860 मिलियन क्यूबिक फिट जो पानी था, उसमें से वो 200 मिलियन क्यूबिक फिट की बात करते हैं। तो और ये योजना 5 करोड़ रुपए की एक छोटी सी योजना थी, जिसको 2-3 महीने में समाप्त किया जा सकता था। 2009 से लगातार चल रही है और अभी तक नहीं हुई। तो क्या कौन देखेगा इसको? किसको चार्जशीट मिलनी चाहिए इस सब चीज़ों में? क्या लोग सस्पेंड नहीं होना चाहिए कि ये योजना पिछले 11 साल में पूरी नहीं हो रही? उनको भी आप पानी दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उस योजना को पूरी कौन करेगा? पूरी करना सरकार का काम है, सरकार के लोगों का काम है, अधिकारियों का काम है, इसको देखें। तो ये भी कोई समस्या नहीं है। अभी मेरे को लगता है, मैंने कहीं से मालूम किया कि इसके पंप अभी भावनगर में पड़े हुए हैं जो खराब है, वो रिपेयर होने के लिए गए, अदरवाइज पूरा काम हो गया है। तो आ गया तो उनको कर दें शुरू, अगर शुरू कर दो, इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं है। उनको जो 13 और गांव इसमें जुड़ जाएंगे, ऑलरेडी 35 गांव में 13 और जुड़ जाएंगे तो बहुत ठीक है, उनको भी पानी मिलेगा। फिर कुछ लोग कहते हैं कि साहब आसपास के गांव में सेजा आ रहा है, तो जो वहाँ के लोग हैं, वो गांव के लोग ये चाहते हैं कि वो नहीं हो। कितनी जोरदार बात है। सबको पता है कि इस डैम में 240 मिलियन क्यूबिक फिट डेड स्टोरेज है। मतलब आप नहर खोल दो, कुछ भी कर दो, वो उतना पानी, तो उसका जो सिल लेवल है ऐसा है, उतना पानी रहेगा। और वो पानी कितना है? 240 मिलियन क्यूबिक फिट का मतलब होता है 680 करोड़ लीटर। 680 करोड़ लीटर पानी पांचना डैम में रहना ही रहना है। तो जो भी आसपास के गांव का जो सेजा की बात है, वो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। और दूसरी और एक बात, डैम से जब पानी नहर में जाता है तो वो जाता है अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, 5 महीना। लेकिन जब बरसात होती है तो डैम पूरा भरा रहता है, उससे भी सेजा जाएगा। जब ये डैम नहीं था तो क्या आसपास के गांवों में सेजा था? उससे तो ज़्यादा ही सेजा अभी रहेगा, क्योंकि इसमें 680 करोड़ लीटर पानी हमेशा भरा रहता है। तो ये कोई ऐसा बात नहीं है जिसको कि कोई बिल्कुल ही कुछ हम समझ की बात नहीं है। पूरी समझ इसी में कि वो हमेशा वहाँ पे सेजा बढ़ा है और सेजा बढ़ा रहेगा। चौथी बात फिर लोग करते हैं कि साहब जो डाउन स्ट्रीम में गाँव हैं, उनकी क्या गलती है? उनको पानी मिलना चाहिए, नहर नदी खुले। उन सब लोगों के लिए मैं एक बात ये बताना चाहता हूँ कि ये नदी 5 नदियों से मिलकर यहाँ बनना शुरू होती है। गंभीर नदी जब शुरू होती है करौली के पास से, फिर ये गढ़ी बांधवा उधर चली जाती है, मैड़ी के आसपास से होके, फिर ये कटकड़ जाती है, फिर महावीर जी जाती है और आसपास के गांवों में जाती है, और कुल राजस्थान में 288 किलोमीटर की दूरी ट्रेवल करती है। फिर जाके ये यमुना में यूपी में मिल जाती है। तो अब आप सोचिए, हम लोग कहाँ तक की सोच रहे हैं अभी? हम लोग केवल सोचते हैं यार महावीर जी, उसके आसपास के गांव, बयाना तक के गांवों की सोच लेते हैं, लेकिन और कितना इसका, तो वो पूरा ही बंद हो गया। तो ये इसका समाधान ये नहीं है कि भाई ये इसमें नहरों में पानी नहीं खोले। इसका समाधान दूसरा है, और उस दूसरा समाधान है कि इसमें या तो हम लोग पानी लिफ्ट करें। मैंने आज, आप सब लोग भी गूगल पे बहुत आराम से देख सकते हो, आप पाथ ड्रा करो, उसके बाद में आपको पूरा उसका एलिवेशन दिख जाएगा कि अगर हम लोग 5-7 किलोमीटर केवल पानी को लिफ्ट कर दें तो ग्रेविटी से पानी सीधा इसमें आ जाएगा, चंबल से, अगर वो संभव है। रेंडाइल के पास या 2-3 और लोकेशन जहाँ भी इंजीनियर लोग ज़्यादा अच्छे से समझते होंगे कि इसमें कहाँ से उठाना है, तो इसमें अगर पानी चंबल से लिफ्ट करके डाल दो। चंबल एक बहुत अच्छी नदी है जो हमारे राजस्थान के ईस्टर्न पार्ट से जाती है, और ये जाके यमुना में मिल जाती है, यमुना गंगा जी में मिल जाती है, और गंगा जी जाके बे ऑफ बंगाल में
चली जाती है। तो जितना हमारा सरप्लस वाटर जा रहा है उस पानी को हम लोगों को शिफ्ट कर सकते हैं उसमें से कुछ पार्ट, और उसके बाद नदी में जब है खोल दें। या और एक सॉल्यूशन मैं सजेस्ट करता हूँ कि नदी क्या है, नदी जो मेंडरिन कहते हैं, जो नदी ऐसे बेबी टाइप की घूम फिर के, नदी का नेचर है, नदी का कोर्स वैसे ही रहता है कि यूं गई ऐसे गई। अभी नदी महावीर जी के पास में लाइन को क्रॉस करती है, फिर बहुत दूर जाके बयाना के आसपास में फिर से लाइन के पास आ जाती है, तो कितना ऐसे घूम के जाती है, ऐसा नदी का नेचर है। तो नदी में बालू मिट्टी रहती है, नदी में जब पानी जाता है तो बहुत सारा पानी इसी प्रकार से बालू में चला जाएगा। गर्मी के दिनों में जब हम लोग वो खोलते हैं तो वो भाप बन के इवोपरेशन से उड़ जाता है। तो जितने भी जो आसपास के गांव हैं उनको एक डिमांड करनी चाहिए कि नदी के पास के साथ साथ नहरें बनाई जाए, पक्की नहरें, ताकि पानी की बर्बादी कम हो, फसल के लिए पूरा यूज हो। तो ये करें, और जब हो जाए उस पानी को बांटा जा सकता है कि किधर से पानी आएगा, कैसे होगा। तो ये 4 कारण, पहला गुजर आंदोलन जो बहुत पहले समाप्त हो चुका है, उसके बाद रेल चला दी, बस चला दी, हाईवे खोल दिया, सब कर दिया, पर पांचना डैम नहीं खोला क्योंकि केवल उदासीनता चल रही है। उसके बाद लिफ्ट की बात है, लिफ्ट 2009 से चल रही है, लिफ्ट को जल्दी करा लें और उसमें किसी प्रकार का कोई आपत्ति नहीं है। आसपास के गांवों का सेजा वो बिल्कुल कम नहीं होगा क्योंकि 680 करोड़ लीटर पानी उसमें हमेशा रहेगा, 240 मिलियन क्यूबिक फीट। और डाउन स्ट्रीम के गांवों के बारे में मैंने जैसे बताया कि एक फ्यूचर में इस प्रकार का सजेस्ट कर सकते हैं कि नहर के साथ साथ में पक्की नहरें, नदी के साथ साथ में पक्की नहरें बनाएं, और वो इस प्रकार से पानी उनको अच्छा पानी मिल सकता है। अब बात आती है कि भाई ये कैसे खुलेगा, क्या करें। अब खोलने में इसमें जल वितरण या जल उपयोग समिति होती है, उसकी बैठकें होती है, उसमें जिला कलेक्टर रहते हैं और उसमें एक्सीएन रहते हैं, इरिगेशन डिपार्टमेंट के एईएन रहते हैं, जेई रहते हैं, और जितने भी कमांड एरिया के गांव हैं उनके किसानों के प्रतिनिधि रहते हैं। इस प्रकार की एक जल वितरण या जल उपयोग समिति की बैठकें होती है और उसमें ही इसका निस्तारण हो जाता है। पर चूंकि यहाँ पर ये करौली और सवाई माधोपुर डिस्ट्रिक्ट का इस तरह का मसला है, तो लोग कहते हैं कि इसमें संभागीय आयुक्त भरतपुर है, वो निर्णय लेते हैं कि भाई ये इसको कब खोलना है। तो वो बेसिकली इन लोगों की एक समिति होगी, उसके आधार पर ही वो निर्णय लेते हैं। लेकिन चूंकि ये मसला बहुत लंबे समय से अटका हुआ है, अब ऐसे में आपको रेलवे की भाषा में बताऊं कि ट्रेन कौन चलाता है कि साहब ड्राइवर चलाता है, पर ड्राइवर को जब तक गार्ड झंडी नहीं दिखाएगा जब तक वो नहीं चला सकता। और गार्ड कब झंडी दिखा सकता है, जब स्टेशन मास्टर सिग्नल नहीं दे। स्टेशन मास्टर सिग्नल कब देगा, जब उसको कंट्रोल से ये ओके मिले कि हाँ भाई ये आप गाड़ी चलाइए। इसी प्रकार से ये जो पांचना डैम की जो नहर है, इसको जो इनका कंट्रोल है, और कंट्रोल इस समय मिनिस्ट्री है, और मिनिस्ट्री उसके सचिव, और इस समय मंत्री नहीं है तो हमारे मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी, ये इसमें अपने आप सुओ मोटो एक ये विचार विमर्श करें, इसको सोचें और किसानों की मदद करें और इसको खुलवाएं। अब ये हमारी बात अभी यहाँ तक की हुई। इसके साथ में हम लोग अब क्या कर रहे हैं, हम लोगों ने एक पांचना डैम कमांड एरिया विकास परिषद के गठन करने की बात सोची है। उसके तहत 2 प्रकार से काम कर रहे हैं कि एक गूगल फॉर्म है, वो सर्कुलेट किया जा रहा है, तो उसमें आप इंफॉर्मेशन भरते हो तो वो इंफॉर्मेशन हमारे पास में एकत्रित हो जाती है। दूसरा, पांचना डैम कमांड एरिया विकास परिषद के नाम से फेसबुक पर एक पेज बनाया गया है और बहुत ही अच्छा रेस्पॉन्स है। करीब 500 लोग उस पेज से जुड़ चुके हैं पिछले 2-3 दिन में। तो सब लोग, मेरे को लगता है कि बहुत ही उत्साहित है और सब चाहते हैं कि ये नहर जल्दी से जल्दी खुले, और वो सब कंट्रीब्यूट भी करना चाहते हैं। तो हाँ, ये किसी कारण से डिसकंटिन्यू हो गया था, तो हम दोबारा से इसको प्रारंभ कर दें कि हम लोगों को अब क्या करना है कि पांचना डैम कमांड एरिया विकास परिषद का गठन किया जाना है, जो कि नहर तो खुलेगी। तो नहर खुलने के बाद भी हम कैसे कमांड एरिया के क्षेत्र को अच्छा कर सकते हैं, किसानों की स्थिति कैसे अच्छा कर सकते हैं, उसके विषय में हम लोग हमेशा बातें करते रहेंगे और कार्रवाई करते रहेंगे, एक्शन करते रहेंगे। तो इसके लिए एक गूगल फॉर्म है, वो सर्कुलेट किया जा रहा है, और दूसरा फेसबुक पर एक पेज बनाया गया है। तो उस फेसबुक ग्रुप में आप सब लोग जुड़ें और गूगल फॉर्म को खुद भरें। जिन लोगों के पास में उस प्रकार का फ़ोन नहीं है जिस पर व्हाट्सएप पर मिले, उनकी मदद करें और उसको आप शेयर भी करें। और दूसरा,
जितने लोगों के पास में ईमेल अकाउंट नहीं है, पढ़े लिखे लोग हैं, समझदार है, वो ईमेल अकाउंट और ट्विटर अकाउंट जरूर बनाए और इस विषय में ट्वीट करें, डेली ट्वीट करें। ट्वीट करना कोई बहुत भारी काम नहीं है, छोटा सा काम है। आप बिल्कुल याद दिला सकते हो सरकार को कि हाँ साहब ये अभी तक भी बंद है, इसको खोला जाए पानी को, तो ट्वीट करें। और दूसरा, जो एक संपर्क पोर्टल है राजस्थान गवर्नमेंट का, उस पर अधिक से अधिक लोग उस पर अपनी शिकायत दर्ज करें, उसके बारे में पूछें कि ये किस तरह से ये खुलेगा। अब मैं सभी लोगों से ये एक बात कहना चाहूँगा कि इसका नहीं खुलना ऐसा है कि समाज में ये पूरे एरिया में जितने भी जाति धर्म समुदाय के जो भी लोग हैं, भाई बहन महिला पुरुष, उन सब के ऊपर एक कीचड़ का धब्बा लगा हुआ है। उन्होंने मान लो सफ़ेद कपड़ा पहना हुआ है, नेताओं ने तो ज़्यादा बड़ा पहना हुआ है, उनके ऊपर और ज़्यादा लगा हुआ है, लेकिन आम जनता के ऊपर भी एक कीचड़ किसी ने उछाल दिया। तो वो कीचड़ लगा हुआ है, जब तक ये खुलेगा नहीं वो कीचड़ हमसे हटेगा नहीं। तो हम सब प्रण लें कि हम हमारे उस कीचड़ को जरूर हमारी शर्ट से हटाएंगे और इसको खोल के ही दम लेंगे। और ये जरूर खुलने वाली चीज़ है, हमें 100% मुहिम में सफलता मिलेगी और तो हम अवश्य इस पर कार्रवाई करें। अब आप समझिए कि जितने लोगों के पिताजी किसान थे, मेरे पिताजी भी किसान थे, मैंने भी खेत पे काम किया है, और जिनके पिताजी मजदूर हैं, जो कम पढ़े लिखे माँ बाप है, उन्होंने अपने बच्चों को पढ़ा दिया। अब उन माँ बाप को उस तरह के और जो किसान का काम कर रहे हैं उनको परेशानी है, तो जो बच्चे पढ़ लिख गए वो कोई उनकी मदद नहीं कर रहा। तो क्या आज की डेट में पढ़े लिखे लोगों की ये जवाबदारी नहीं बनती है कि वो इस प्रकार की जो लिखने पढ़ने की कार्रवाई, जो सोशल मीडिया से संबंधित कार्रवाई है, उसमें अपना भागीदारी निभाएं। और ये कार्य सरकार को बल देगा। जो हम लोग एक समिति बना रहे हैं, उस समिति सरकार के लिए एक अच्छा उसको बल देगा। तो जो जितने भी लोग सरकारी जॉब करते हैं उनको भी इससे किसी प्रकार की हिचक नहीं होनी चाहिए कि वो इसमें भागीदारी नहीं ले। हम कोई सरकार के विरुद्ध गतिविधि नहीं कर रहे, हम सरकार का केवल ध्यान आकर्षित कर रहे हैं एक उदासीन पड़ी हुई चीज़ के ऊपर। और सरकार को खुद जब देखेगी तो लगेगा कि यार ये हमने क्या कर दिया इतने दिन से। जब आप उसको एक्सेलरेटेड प्रोग्राम के तहत फंड लेके बना रहे थे, उस समय आप सोच रहे थे कि जल्दी बनाई जाए और इसके जो फायदे वो जल्दी हो, ये भारत सरकार की मंशा थी। और सरकार ने फंड दिया इतना सारा, 1526 करोड़ रुपए का फंड राजस्थान गवर्नमेंट को मिला 96 से लेकर 2005 तक। तो वो भी उनको भी लगेगा कि हाँ ये कुछ गड़बड़ रह गया है। दूसरा एक और बात कि एक राजस्थान वाटर सेक्टर लाइवलीहुड इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम है, जो जापान की एक इंटरनेशनल एजेंसी है, जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी जाइका, जिसने करीब 2000 करोड़ रुपए का फंड दिया है। राजस्थान की हर छोटी मोटी नहर उसमें शामिल है, लेकिन पांचना डैम की नहरों की रिपेयर उसमें शामिल नहीं है। और ये केवल शामिल इसीलिए नहीं हुई कि लोगों ने इस पर ध्यान नहीं दिया। इसके साथ ही एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं और करने वाला जाऊंगा, ये बात है ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट के बारे में। ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है, जिसको राजस्थान सरकार ने उसकी डीपीआर डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट 2018 में CWC सेंट्रल वाटर कमीशन एवं केंद्र सरकार को भेज दी है। इसमें टोटल 37,500 करोड़ रुपए का खर्चा अनुमानित किया गया है। ये 3 फेजों में पूरा होगा और इससे करीब करीब राजस्थान की 23% से ज़्यादा भूमि सिंचित होगी और 41% जनसंख्या को इससे लाभ मिलेगा। और ये 2051 तक की जितनी भी पानी की रिक्वायरमेंट है उस सबको ध्यान में रखते हुए बनाई गई है। इससे 13 डिस्ट्रिक्ट को फायदा होगा। अब वो डिस्ट्रिक्ट कौन कौन से हैं, अब आप गिन लीजिए सीधा। 12, झालावाड़, कोटा, बूंदी, 4 उस एरिया के डिस्ट्रिक्ट हो गया। इधर सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, भरतपुर, 4 ये हो गए। फिर आप इधर टोंक, अजमेर, दौसा, जयपुर, ये 4 हो गए और एक अलवर। तो इस प्रकार कुल 13 डिस्ट्रिक्ट से में इसमें लाभ होगा। तो हम सब लोगों की एक जिम्मेदारी बनती है कि ये इसकी जो सर्वे वगैरह करी गई वो 2016 से ये प्लान शुरू कर दिया गया है। इनका ये प्लान था कि 2021 तक फेज 1 कर लिया जाएगा, ऐसा इनिशियल प्लान था। और ये प्लानिंग क्यों की गई कि जो हमारी नहर है चंबल, जो हमारा ये नदी है, जो इम्पोर्टेंट नदी है चंबल, तो चंबल नदी में एक्सेस वाटर अवेलेबल है उसके बेसिन में,
और दूसरी जगह एक्सेस वाटर का शॉर्टफॉल है। तो उस वाटर के जो बेसिन के पानी को इधर शिफ्ट करने के लिए ये प्रोजेक्ट बनाया गया है। अब एक और बड़ी मज़ेदार बात है कि चंबल के बारे में ये लिखा है कि चंबल में एक घड़ियाल प्रोजेक्ट है, जहाँ पर जो कोटा बैराज है उसके डाउन स्ट्रीम में करीब 1.5 किलोमीटर ऑन आइदर साइड फ्रॉम द सेंटर उन्होंने एक क्रोकोडाइल सेंचुरी बना दी। तो उसमें आप मानसून में पानी नहीं ले सकते हो। एक तरफ आबादी, मनुष्य, सब पूरे क्षेत्र के लोग भूखे प्यासे मर रहे हैं, और दूसरी तरफ हम कह रहे हैं साहब क्रोकोडाइल सेंचुरी है, उससे पानी नहीं लेंगे। उससे पानी नहीं लेने की वजह से ये स्कीम को कह रहे हैं कि हम इसके बेसिन में जो इसकी ट्राइब्यूटरी जो आती है चंबल में, जो और पार्वती नदी है, और तो उन नदियों को इसमें डालने की, पार्वती, काली सिंध, बनास, तो और कई सारी जो नदी है, तो उन नदियों का जो कलेक्शन होगा उस कलेक्शन को इधर शिफ्ट करेंगे। अब आप देखो ये स्कीम कितनी बड़ी स्कीम है। इस स्कीम का 5068 मिलियन क्यूबिक मीटर, मतलब जो पांचना डैम बना हुआ है उससे 96 गुनी का, लगभग उससे 100 गुना पानी की एक स्कीम है। तो हमारे ये जितने 13 ज़िले हैं, इस समय हमको जब भी हम हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से मिले, जब भी हम एमएलए से मिले, उनसे निवेदन करें कि साहब ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट को अप्रूव कराइए, इसमें आप जितना अधिक से अधिक सहयोग कर सकते हैं वो करें। तो ये मेरे को लगता है कि अगर हम लोग ऐसा करा पाए तो ये बहुत बड़ी बात होगी। जो डाउन स्ट्रीम में पानी की बात करते हैं गंभीर नदी बनने से, वो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जब अगर ये शुरू हो जाएगा इतना बड़ा प्रोजेक्ट, उसके बाद में सबको पानी मिलेगा। लेकिन और ये काम होने लायक काम है। आप देखिए कि कल में जो कालेश्वरम प्रोजेक्ट तेलंगाना स्टेट गवर्नमेंट का है, उसमें 80,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट हो रहा है, और वो एक दिन में उसका जो लिफ्ट होगा वो पांचना डैम का जितना कैपेसिटी है उतना एक दिन में पानी को लिफ्ट करेगा। इतना बड़ा प्रोजेक्ट वो बना रहे। तो राजस्थान में क्यों नहीं बनना चाहिए इस तरह का प्रोजेक्ट? जबकि राजस्थान में एक और जोरदार चीज़ मैं आपको बताऊं कि जितने भी 295 जो पानी के ब्लॉक है, उनमें से केवल 295 में से 50 ब्लॉक ही सेफ है। बाद बाकी 38 ब्लॉक सेमी क्रिटिकल है, 10 एकदम क्रिटिकल है, और 295 में से 194, मतलब करीब 100 ब्लॉक छोड़ दो तो ओवर एक्सप्लॉइटेड ब्लॉक है। मतलब आपको ज़मीन में पानी नहीं मिलने वाला है आने वाले समय में। तो अगर जब ऐसी स्थिति है तो हम सबको, मैंने ये पूरा अध्ययन इसलिए किया कि आप सब भी इससे जागरूक हो और अपने क्षेत्र के MP, MLA, जिला प्रमुख, प्रधान, सरपंच सबको इस बारे में अवगत कराएं, और ये हम सब लोग इसको डिमांड करें। जब भी कोई बात हो तो हम बोलें साहब आप इसको कराइए। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है। अब मैं इसके साथ साथ में सभी से किस से ये अनुरोध करना चाहूँगा कि वो हमारी मदद करें। जितने भी क्षेत्र के भाई बहन हैं वो तो हमारी मदद करेंगे ही करेंगे, इसमें कोई शक नहीं। उनके रिश्तेदार बहुत सारे जो डैम के आसपास के क्षेत्र है उधर है, उनसे भी मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि वो भी मदद करें। उनके दोस्त सब जगह हैं, वो भी मदद करें। उनके जानकार लोग, उनके शुभचिंतक भी हर जगह है, वो भी हमारी मदद करेंगे। कमांड एरिया में पड़ने वाले सभी गांवों के MP, MLA, जिला प्रमुख, प्रधान, सरपंच और वार्ड पंच, ये सबसे भी मैं निवेदन करूंगा कि ये भी हमारी इस नहर को खुलने में मदद करेंगे। राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी और उप मुख्यमंत्री श्री सचिन पायलट जी से भी मेरी बहुत हाथ जोड़कर निवेदन है कि इस विषय को गंभीरता से लें और इसको तुरंत ही नहर में पानी को खुलवाएं। साथ में प्रदेश और देश के समस्त समाज सेवी, NGOs और मानवतावादी सोच रखने वाले व्यक्ति विशेष सभी से मेरा अनुरोध है कि हमारी इसमें मदद करें। सिंचाई विभाग के समस्त अधिकारी और कर्मचारियों से अनुरोध है कि वो इस विषय में किसान के हित की बात सोचें और नहर को खोलने में अपना सकारात्मक भूमिका निभाएं। इसी प्रकार संभागीय आयुक्त भरतपुर, जिला कलेक्टर करौली, प्रशासन के अन्य अधिकारी और कर्मचारी, उन सबसे भी मैं निवेदन करूंगा कि वो भी हमारी मदद करें। पुलिस, SP, जितने भी थाने पड़ते हैं इस क्षेत्र में वो सब, और पुलिस कर्मी भी हमारी मदद करें, उनसे मेरी गुजारिश है। कमांड एरिया के आसपास के गांव में जितने भी भाई बहन रहते हैं उनसे भी हमारी गुजारिश है कि वो भी हमारी मदद करेंगे। प्रेस और मीडिया के जितने भी
जो हमारे पत्रकार हैं, चाहे वो लिखित चाहे प्रिंट मीडिया हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, उन सब के पत्रकार भाई बहनों से भी मैं निवेदन करूंगा कि वो हमारी इस मुहिम में मदद करें। और सोशल मीडिया के जितने भी हमारे फ्रेंड्स हैं, जितने भी हम ग्रुप चलते रहते हैं, उन सब के एडमिन, मॉडरेटर, उनके सदस्यों से भी मैं कहूँगा कि वो हमको ये पांचना डैम से नहर में पानी खुलवाने के मसले में मदद करेंगे। और एक बात और मैं अभी इम्पोर्टेंट कहने वाला हूँ कि पांचना डैम से जब नदी में पानी खुलता है और नहर में पानी खुलता है तो दोनों के सिल लेवल में 3 मीटर का डिफरेंस है। अगर नदी में पूरा पानी खोल दिया जाए और उसके बाद तो पानी नदी में जाएगा नहीं, तो जो पानी रह जाता है वो 3 मीटर पानी है, वो नहरों में खोला जा सकता है। तो अभी भी सरकार, अब ये जो कोविड-19 के बाद इतनी परेशानी हो गई है, गाँवों में बाहर से बहुत सारे मजदूर आ गए हैं, वो बेचारे बाहर रहते थे, अब यहाँ रहेंगे। जनसंख्या गाँवों की बढ़ गई है, उनको नहाने को पानी चाहिए, उनको पीने को पानी चाहिए, वो कहाँ से आएगा? लोग अभी भी टैंकर से पानी ला रहे हैं। उनकी एक तरफ तो पूरी आमदनी बंद हो गई है, सब कुछ उनका धंधा बिल्कुल चौपट, और अब पानी भी उनको खरीदना पड़ेगा। तो मेरा निवेदन है कि वो जो 3 मीटर पानी है उसको अभी भी तुरंत खोल दिया जाए नहर में, टेम्परेरी रिपेयर करा के, तो वो पानी लोगों को काम आएगा। इससे पूरे क्षेत्र में बड़ी मदद मिलेगी। और जब फसल का सीजन आएगा अक्टूबर में, तो नियमित रूप से इस पानी को खोला जाए, उससे पहले नहरों को रिपेयर करा दिया जाए। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, और मुझे पूरी उम्मीद है कि हम सब लोग इस मिशन में 100% कामयाब होंगे। धन्यवाद। जय हिंद।